करना होता है कि भाई ये प्राइवेट एम्बुलेंस आकर के पेशेंट को क्यों शोषण कर रही है। ये जबरन प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जा रही है पेशेंट को, और हमें इस पे सख्ती करनी चाहिए। पेशेवर रक्तदाताओं के द्वारा मरीज के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हम इस पे सख्ती कर सकते हैं। वॉलेंटरी डोनेशन के लिए लोगों को हम प्रेरित कर सकते हैं। बहुत बड़ी संख्या में अभी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में, 17 सितंबर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की पावन जयंती है। 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन जयंती है। सेवा पखवाड़ा का आयोजन है। सेवा पखवाड़ा के कार्यक्रम के दौरान शुरुआत ही रक्तदान शिविर से होना है और दोनों तीनों तिथियों पे कार्यक्रम होंगे। हमारा प्रयास होना चाहिए उस समय हम वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन के लिए लोगों को प्रेरित करें। ब्लड बैंक में उतनी व्यवस्था नहीं तो हम उनके ब्लड ग्रुप जांच करके अपने पास रखें और आवश्यकता पड़ने पर जरूरतमंद को उपलब्ध करवाने में योगदान दें, जिससे पेशेवर रक्तदाताओं के द्वारा किए जाने वाले स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ को हम रोक पाने में सफल हो जाएं। हमें उन सभी कार्यक्रमों को अपने यहां लागू करने की तैयारी करनी चाहिए जो छोटी दिखती हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें बाद में हमारे लिए एक समस्या खड़ी करती है, एक समस्या खड़ी करती है। आपने अभी देखा होगा नेपाल में क्या हो गया, यानी लोगों ने इग्नोर किया सोशल मीडिया। परिणाम क्या था, कैसी स्थिति हुई, विकास कैसे बाधित होता है, प्रगति कैसे बाधित होती है, कैसे लोगों के साथ खिलवाड़ हो जाता है। ये दृश्य कहीं और न हो, उसके लिए छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना। जो जिस फील्ड में है, हर व्यक्ति को अपने अपने फील्ड में सतर्क रह करके पूरी सावधानी पूर्वक, पूरी संवेदना से युक्त होकर के अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आज के नए युग के अनुरूप हमें अपने आप को तैयार करना होगा। हर एक फील्ड में आपने अभी तक रीनल ट्रांसप्लांट की व्यवस्था की है, अन्य क्षेत्रों में भी आप कार्य करना चाहते हैं, आपने इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, इसको तेजी के साथ आगे बढ़ा देंगे। यहां की आवश्यकता भी है। 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश के अंदर, हमारा प्रयास होगा कि सेवा पखवाड़ा के दौरान, सेवा पखवाड़ा के दौरान प्रदेश सरकार के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेष चिकित्सा शिविर लगेंगे, आरोग्य मेले लगेंगे। आरएमएल की टीम भी उसमें जाए, कुछ जगहों को लें और कुछ जगह जाकर के एकदम लोगों को एहसास होना चाहिए। दूसरा, लखनऊ में आप काम कर रहे हैं, आपने अपना जो हेल्थ सेंटर कम्युनिटी मेडिसिन का दिया है, रूरल हेल्थ सेंटर ट्रेनिंग सेंटर, वह भी केवल लखनऊ में दिया होगा। किसी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में दीजिए, एस्पिरेशनल ब्लॉक में दीजिए। भारत नेपाल बॉर्डर के किसी जनपद का चयन करके वहां की उन जनजातियों के बीच में थारू जनजाति रह रही है, तमाम ऐसी जातियां हैं जो घुमंतु हैं, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखती, उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए वहां कार्य करना चाहिए। और आज ये तब हमारे लिए महत्वपूर्ण है जब हमने मेडिकल कॉलेजेस, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेजेस की तरफ हम आगे बढ़ चुके हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य को जब हम प्राप्त कर रहे हैं, अब आरएमएल की वह स्थिति हो, किसी एक मेडिकल कॉलेज को
अपने साथ जोड़ें और जोड़ करके उसको बेहतरीन मार्गदर्शन करें, उसको गाइड करें। आरएमएल को अब ये कार्य करना चाहिए, अब इसे तय करना चाहिए। हाँ ठीक है, हम उसको से अपना सैटेलाइट सेंटर बना रहे हैं। यहां के सुपर स्पेशलिस्ट, यहां के स्पेशलिस्ट वहां पर जाएं। सप्ताह में एक दिन चले गए, कोई 15 दिन में एक बार गया, कोई महीने में एक बार गया। आप जाएंगे वहां एक नया कार्य संस्कृति विकसित होगी, लोगों को नए तरीके से कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा, लोगों को सीखने का अवसर प्राप्त होगा। आपने देखा होगा ना, जो स्वामी विवेकानंद जी अक्सर एक बात की चर्चा करते हैं, वे कहते हैं कि एक बार दुर्भाग्य से एक मेंढक समुद्र का था, वह कोई ज्वार आया होगा, उसी में समुद्र बाहर निकल गया। निकलते निकलते वो भूल गया, वो एक कुएं में जाके गिर गया। कुएं में जाके गिरता है तो कुएं के अंदर मेंढक देखते हैं उसको कि वे तो कहीं बाहर का आया है, कहां से आया है। लोगों ने पूछा उन लोगों ने कि वे कहां से आए हैं। उसने कहा मैं समुद्र से आया हूं। कहा समुद्र कितना बड़ा है? तो उसमें से कुएं के एक मेंढक ने छलांग लगाई। कहा इतना बड़ा? कहा कि अरे इससे बहुत बड़ा है। कहा कितना बड़ा? उसने एक और छलांग लगाई। अब कुएं के अंदर कितनी कोई छलांग लगाएगा? तो उसने कहा उससे भी बड़ा। तो उसके बाद वे सब उस पर झपट पड़े। कहा तो झूठ बोलता है, इतना बड़ा हो ही नहीं सकता है। हमें उन क्षेत्रों में जाना चाहिए जहां पे अभी सुपर स्पेशलिटी की सुविधाओं का अभाव है। लोगों को पता लगना चाहिए कि हां हम भी कर सकते हैं और ये कार्य संभव है। वहां के स्पेशलिस्ट में सहायक हो सकते हैं, वे मानसिक रूप से इसके लिए तैयार हों, मार्गदर्शन मिलेगा तो हमारे वे संस्थान आपके लिए बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं उन क्षेत्रों में। अलग अलग वर्ष, एक वर्ष हमने सिद्धार्थनगर मेडिकल कॉलेज को लिया, एक वर्ष हमने अयोध्या के मेडिकल कॉलेज को ही ले लिया, अंबेडकर नगर के मेडिकल कॉलेज को ले लिया, या सुल्तानपुर के मेडिकल कॉलेज को ले लिया, या नेपाल बॉर्डर में ही करना है तो बलरामपुर है, बहराइच है, गोंडा है, लखीमपुर खीरी है, पीलीभीत है। इन सभी में किसी एक दो में जाकर के टीम जाकर के करिए। आप वहां जाएंगे, प्राकृतिक वातावरण भी देखने को मिलेगा, पिकनिक भी होगी और साथ साथ आपका एक बेहतरीन हेल्थ एक्सपोजर भी आपको देखने को मिलेगा। आपको उस क्षेत्र में अपने अनुभव होंगे, कार्य करने के नए अनुभव होंगे। आपके प्रति लोगों के मन में एक नया श्रद्धा का भाव पैदा होगा। बहुत उसमें नहीं खर्चा होता। और फिर क्या हम टेली कंसल्टेशन से फिर उनके साथ जुड़ सकते हैं, लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर सकते हैं। एक बड़ी क्रांति आ जाएगी इसमें, क्योंकि जब आप यहां करेंगे तो मेडिकल कॉलेजेस को फिर हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के साथ या सीएससी के साथ जोड़ने में हमें सफलता प्राप्त होगी। वो भी मानसिक रूप से तैयार होंगे कि अगर आरएमएल आ सकता है तो हम क्यों नहीं हो सकते, वह भी कर सकता है। ये यानी इतना अच्छा कार्य हो सकता है कि हॉस्पिटल के लोड को, जो भीड़ लगी हुई है, 5000 की ओपीडी आपकी है, अभी ये बढ़नी है, ये तो रूटीन का है। हमें प्रयास होना चाहिए कि ये कैप हो और उन क्षेत्रों में भी उस पेशेंट को सुविधा प्राप्त हो। क्यों बलिया का व्यक्ति यहां आएगा अगर बलिया में उसको सुविधा मिल जाए? क्यों देवरिया, कुशीनगर में जब मेडिकल कॉलेजेज हैं तो ये सुविधा वहां पर क्यों नहीं मिल सकती? गोरखपुर में एम्स और मेडिकल कॉलेज है, वहां ये सुविधा क्यों नहीं मिल सकती? बस्ती, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेजेज है, ये सुविधा वहां उनको क्यों नहीं मिल सकती? हमारे यहां सुपर स्पेशलिस्ट एमसीएच और डीएम करने वाले छात्र कैंप करें, एक एक सप्ताह रुके वहां पर, देखें वहां पर क्या स्थिति है, किन परिस्थितियों को इन लोगों को फेस करना होता है।
और उसके लिए क्या समाधान का रास्ता निकाल सकते हैं। ये सब कार्य जब होगा तब हम विकसित भारत की एक सुदृढ़ नींव खड़ी कर पाएंगे और 2047 में भारत जब अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा तब हर नागरिक के चेहरे पर आरोग्यता की गारंटी भी हम दे पाएंगे बेहतरीन स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से। इसकी शुरुआत आज से ही होनी चाहिए। यद्यपि पिछले 8 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और उनकी विजनरी लीडरशिप के कारण हम लोगों ने इस दिशा में कई कदम बढ़ाए। अब याद करिए, मेडिकल कॉलेजेस की संख्या दुगनी से अधिक हो गई। प्रदेश में यहां के चिकित्सा संस्थानों में एमबीबीएस की जो यूजी की सीट्स थी उसमें 2.5 गुना का अंतर आया है। पीजी की सीट्स में 3 गुना का अंतर आया है। सुपर स्पेशलिटी में 3 गुना से अधिक सीट्स हम लोगों ने बढ़ाने में सफलता प्राप्त की। आज हर जनपद में आईसीयू की सुविधा है, मिनी आईसीयू भी है, डायलिसिस की सुविधा है हर जनपद में। अब सीटी स्कैन भी 72 जनपदों में लग चुके हैं। ये सब सुविधाएं वहां पर प्राप्त हो रही हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से एक संजाल सा बिछा हुआ है। 2,500 से अधिक की संख्या में प्रदेश भर में वे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम भी तो उनको टेली कंसल्टेशन के साथ जोड़ सकते हैं। टेक्नोलॉजी हो चुकी है। क्यों सर्दी जुकाम और सामान्य वायरल फीवर का व्यक्ति इन बड़े संस्थानों में खड़ा होगा और टेली कंसल्टेशन की सुविधा लेना? वो सामान्य रूप से जिस व्यक्ति को फीवर है वह इस सुविधा का भी लाभ ले सकता है। या पीएससी, सीएससी या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के माध्यम से इन सुविधाओं का लाभ लेकर के अन्य पेशेंट की भी स्क्रीनिंग हो सकती है। यहां वो आए जो जरूरतमंद हो, कम भीड़ होगी, डॉक्टर ज्यादा उसके साथ ध्यान दे सकता है और हम बेहतरीन लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा प्रयास इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। मुझे विश्वास है कि जो आपने 19 वर्ष के अंदर इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की और गत 5 वर्ष के अंदर जो आपकी उपलब्धियां हैं वे सराहनीय हैं। इसको और अच्छा बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि आज जो कार्य हम करेंगे यही विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश की आधारशिला बनने वाले हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में यही हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए उसकी आधारशिला बनेंगे। उस आधारशिला के लिए हम सब तैयार हो पाएंगे इस विश्वास के साथ। मैं यहाँ के डायरेक्टर महोदय, यहाँ के फैकल्टी मेंबर से भी इस बारे में आग्रह करूंगा। जो एनुअल रिपोर्ट आपने दी है, एनुअल रिपोर्ट बहुत अच्छा लगा मुझे। एक एक चीज को उसमें आपने तैयार किया, लेकिन इसकी हार्ड कॉपी बनाने की बजाय इसको डिजिटल फॉर्म में दीजिए, एक एक इवेंट को, और फिर अलग अलग डिपार्टमेंट को अपने अपनी केस स्टडी को भी प्रस्तुत करने और पेटेंट फाइल करने के लिए भी तैयारी करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। एकदम आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हर चीज को, हर पेशेंट आपके लिए एक नया अनुभव लेके आता है, एक नया अनुभव आपके लिए है, एक नया आपका केस स्टडी है। आप उस पर ट्रायल मत करिए, लेकिन केस स्टडी तो उस पर लिख सकते हैं, उन लक्षणों को लिख सकते हैं, उसकी बीएसटी को संभाल के रख सकते हैं, उसके जो यहां पर तमाम प्रकार की जांचें होंगी उनको भी अपने पास रखवाने की व्यवस्था कर सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छे कार्य, अच्छा एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी वही आपके लिए तैयार कर देगी। और ये सभी चीजों डिजिटल फॉर्म में इसको तैयार करना, महीने की अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करना, 15 दिन में या महीने में पतली पुस्तिका तैयार हो, विभाग से उसको उपलब्ध करवाइए। किस विभाग ने क्या काम किया है, कौन सा अच्छा काम हुआ है, इन सभी चीजों के लिए। क्योंकि ये पैसा का लेन देन तो ये सब सरकार का चलता ही रहेगा, सरकार पैसा देती रहेगी, आप अपने विकास कराएंगे। लेकिन हमने इस क्षेत्र में जिस उद्देश्य से पैसा दिया जा रहा है उस फील्ड में
हमने क्या कुछ उपलब्धियां हासिल, क्या कुछ नया किया है, अगर हम कर पाएंगे तो ये वर्तमान के जो यहाँ यूजी पीजी के जो यहाँ के छात्र हैं उनके लिए भी उपयोगी होगा और अन्य लोगों के लिए भी ये प्रेरणादायी होगा। इंटरनेशनल जर्नल में यहाँ के केस स्टडी जाने चाहिए, नेशनल जर्नल्स में जाने चाहिए और फिर उसको हम और तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे तो इसका लाभ संस्थान को आने वाले समय में प्राप्त होगा। नेशनल रैंकिंग में हम और बेहतरीन स्थान प्राप्त करने में सफल होंगे। आज के इस अवसर पर 5वें स्थापना दिवस के अवसर पर मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान को उनकी उपलब्धियों के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्थापना दिवस की बधाई देता हूं और आगामी योजनाओं के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि संस्थान बेहतरीन तरीके से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।